हेलो एंड वेलकम टू एंड सिविल और मैं हूं आपके साथ में अश्वनी शर्मा। तो चलिए, कल हमने थोड़ा बहुत शेयर के बारे में समझा था कि शेयर क्या होता है और सोइल के अंदर मैं शेयर को कैसे देख सकता हूं, किस किस रीज़न से शेयर हमारा होता है, शेयर फेलियर क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कल देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड के बारे में। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। सबसे पहले बात करेंगे हम सैंड की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। टेक्निकल पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे आज हम कि टेक्निकली जब हम बात करते हैं, कल तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया था पिछली वीडियो में कि थ्योरेटिकली हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है किस किस रीजन से होती है मिट्टी के अंदर। क्लियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि टेक्निकली सारी चीज़ें यहाँ पे हम कैसे कैसे उनको समझेंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें ऐसे एकदम मस्त तरीके से करेंगे। तो बने रहना साथ में। चलिए देखो भाई, सपोज अगर मैं बात करता हूँ मिट्टी की, तो मिट्टी की अगर बात करी जाती है तो सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड लेवल सपोज, अब ग्राउंड लेवल पे हमने क्या कर दिया, मान लो फुटिंग बना दिया, कुछ भी हमने यहाँ पे एलिमेंट जो है बना दिया। सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी एक फुटिंग दे दी। तो फुटिंग जब मैं देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नींव डाल दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ लोड लगाया जा रहा होगा, स्ट्रेस लगाई जा रही होगी। ठीक है। तो यहां पर जो मेरी मिट्टी प्रेजेंट है, यहां पर ये जो मिट्टी है पूरी, नीचे तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल से नीचे मिट्टी होगी। ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ के लिए वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ मतलब पर्टिकुलर इस केस के लिए वैलिड नहीं है, सभी जगह के लिए वैलिड होगा। बस अब आप लोगों को ये दिखा रहा हूं मैं कि इस तरह का अगर केस होगा तो समझेंगे उसको किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये आपका सारा का सारा जो लोड है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ मिट्टी आपकी शीयर के अंदर फेल ना कर जाए। ठीक है। ये जो यहां पर जो मिट्टी प्रेजेंट है ये बेसिकली आपकी शीयर में फेल ना कर जाए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, बेसिकली यहां पे जो मिट्टी है ये शीयर फेलियर ना दे। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर मिट्टी का सॉलिड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, मिट्टी का कण ले लेते हैं, जिसको लेकर फिर डिस्कशन करी जाएगी। मान लो यहां पर ये हमारा कोई भी पार्टिकल है, सपोज मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं, ये पार्टिकल नंबर मान लो 1 है। इसी मिट्टी के पार्टिकल के ऊपर क्या क्या स्ट्रेसेस आ रही हैं, क्या क्या शीयर फेलियर हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें इसको लेकर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कहीं पर भी ले सकते हो आप इसको, जरूरी नहीं है मैंने जहां लिया वहीं लिया, बस हम जस्ट समझने के पर्पज से कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगेंगी, किस तरह से बिहेव करेगा, ये बिहेवियर समझने के लिए हमने कोई भी एक पार्टिकल उठा लिया, यहां से कोई भी मिट्टी का एक कण उठा लिया और देखा कि उसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगी। तो चलिए अब मैं इस मिट्टी के पार्टिकल को यहाँ पे बात करता हूं इस तरह से, इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे वो मैं दिखाऊंगा इस बॉक्स के फॉर्म में। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, एक स्ट्रेस ऊपर से जो आ रही थी वो हो सकती है सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या होगी, सिग्मा 2 क्या होंगी, सारी बात करेंगे अभी। और एक स्ट्रेस आपकी क्या हो सकती है, यहां से साइड में से भी आ सकती है भाई, इसके ऊपर साइड में भी तो मिट्टी प्रेजेंट थी ना, ये मान लो आपकी हो गई सिग्मा 3। दूसरा शीयर भी तो लग सकती है ना, तो शीयर के अंदर भी आपको कुछ यहाँ पे वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, तो शीयर हो सकता है यहाँ पे आपकी शीयर भी लग रही हो, तो यहाँ पे टाउ हो गया यहाँ पे, और इधर ये बेसिकली जो भी यहाँ पे हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्ट्रेस नंबर पार्टिकल नंबर 1 की जो बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका सोम के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर किस तरह से स्ट्रेसेस काम करती हैं, और उसको एनालाइज जब करते हैं तो इस तरह से एनालाइज किया जाता है। ठीक है। तो सोम का पोर्शन है पूरा का पूरा, बट सोम जिसने नहीं पढ़ी होगी उसके लिए यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए कि आपने सोयल पढ़ रहे हो पहले सोम से, तो आपको तो पता नहीं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, जितनी यहाँ पे ज़रूरत है सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सपोज यहाँ पर भी आपकी ये आपकी शेयर स्ट्रेस जो है वो लग रही है, ये चीज क्लियर, इस तरह से डिनोट किया जाता है। शेयर को हम पैरेलल दिखाते हैं इसके प्लेन के, और जो दूसरी नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती हैं, जो ऊपर से आने वाली स्ट्रेसेस हैं, उनको सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये एक्सियल स्ट्रेसेस होती हैं जनरली, इनको हम क्या दिखाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस, या आप एक्सियल स्ट्रेस बोलते हो, एक्सिस के अलोंग काम करती हैं, तो इसको हमने इस तरह से दिखाया। तो ये स्ट्रेसेस को दिखाने का तरीका है।
स्ट्रेस जो लग रही होंगी उनको किस तरह से डिनोट किया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2D में दिखाया है, 2 डायमेंशनल के अंदर यहाँ पे हमने देखा है। तो इसके अंदर ये सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 3 क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब सिग्मा 2 कहाँ चला गया भाई, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे आप लोगों को 3D में दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि 3D में अगर मैं देखूंगा तो यही एलिमेंट मेरा 3D में किस तरह से काम करेगा, थोड़ा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी दिमाग में जब चीजों को हम 3D में देखते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं एलिमेंट आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट था, मतलब जो हमने देखा है कि भाई उस पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो वही पार्टिकल सपोज अंदर तक भी होगा, यहाँ पे इसकी गहराई होगी कुछ, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे। और इसके अंदर जो स्ट्रेसेस लग रही होंगी वो कैसे कैसे काम करेंगी वो भी देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि भैया ये हमारा कुछ 3D में ऐसे नजर आएगा, जो हम पार्टिकल नंबर 1 की बात कर रहे थे वही पार्टिकल 3D में देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। तो जो मैंने सिग्मा 1 दिखाई थी वो यहाँ पे काम कर रही थी, सिग्मा 1, नीचे से भी हमारी ये क्या लग रही थी, सिग्मा 1 लग रही थी। और यहाँ पे इधर वाले पार्टिकल, इधर वाले उस पे फेज पे, ठीक है, ये कौन सी लग रही थी, सिग्मा 3। यहाँ पे कौन सी लग रही थी, ये सिग्मा 3। सिग्मा 1 सिग्मा 3 का इंपॉर्टेंस भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी जस्ट आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। और इस वाले ये जो फ्रंट पे आपका जो आ रहा है, लग रहा है, मतलब फ्रंट का जो फेस है इसके ऊपर जो लग रही होगी, हो सकता है ये सिग्मा 2 भी होगी। और पीछे वाले पे ये जो बैक वाला है उस पे, बैक वाले पे क्या होगा, वहां पे आपकी सिग्मा 2 लग सकती है। ये चीजें क्लियर है ना कि सिग्मा 1 क्या होगी, सिग्मा 2 क्या होगी, ठीक है, मतलब कहाँ लग रही है, अभी क्या है वो तो हम खैर डिस्कस करेंगे। तो ये अब आप लोगों को एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेसेस जो मैंने दिखाई थी, कौन सी स्ट्रेस कहाँ लग रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि शियर स्ट्रेस कैसे लग रही होगी। शियर स्ट्रेस जो लगेगी वो आपकी इस पर्टिकुलर एरिया के, मतलब यहाँ पे मैंने जो दिखाई थी वो मैंने दिखाई है यहाँ पर टाउ। ये जो स्ट्रेस मैंने टाउ यहाँ पे दिखाई थी इस वाले प्लेन पे लगेगी। इस वाले प्लेन पे अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कौन सी होती है, काटने वाली, तो काटने वाली तो इस पूरे सरफेस को ही काटती हुई लेके जाएगी। तो इस वाले सरफेस पे कौन सी एक्ट करेगी, यहाँ पे जो मैंने दिखाई थी इस तरह से, ये वाली टाउ। ठीक है, और नीचे वाले सरफेस की अगर बात करेंगे तो नीचे वाले सरफेस पे कौन सी स्ट्रेस किस तरह से काम करी होगी, इस तरह से, यहाँ पे मैंने जो ये टाउ दिखाई थी। और इधर इस वाले सरफेस पे कैसे काम कर रही होगी भाई, नीचे की तरफ मैंने जो ऐसे दिखाया था ये टाउ दिखाया। ये चीज क्लियर, आगे पीछे भी आपकी इसी तरह से शियर स्ट्रेस जो वो काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट जब हमने देखा 3D के अंदर स्ट्रेसेस कैसे नजर आ रही हैं, एक ऊपर से लग रही है, एक नीचे से लग रही है, साइडों में से लग रही है, और आगे पीछे से भी स्ट्रेस आपकी लग रही है। तो ये एक पूरा बॉक्स जो आपने देखा कि स्ट्रेसेस कैसे लग रही हैं मेरे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, वो हमने यहाँ पे देखा। इसी को जब मैंने 2D में देखा था तो 2D में ये एलिमेंट मेरा कुछ ऐसा नजर आता है। हम सारी एनालिसिस 2D के अंदर करेंगे, 2 डायमेंशनल में। 3D में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे समझने के पर्पज से देखा है कि ये दिखेंगी कैसे। रियल में जब आप लोगों को चीजें दिखती हैं तो आपके दिमाग में वो बहुत आसान हो जाती हैं समझनी। अब मैं 2D में समझाता रहता, आपको विजुअलाइज ही नहीं होता कि ये कैसे लग रही हैं, तो आपको समझने में भी दिक्कत आती। आई होप अब ये स्ट्रेसेस कैसे लग रही हैं, इधर लग रही है सिग्मा 1, आगे पीछे से लग रही है सिग्मा 2, ठीक है, और सॉरी इधर लग रही थी सिग्मा 3, ऊपर से लग रही है, नीचे से ऊपर से लग रही है सिग्मा 1, और आगे पीछे से लग रही है सिग्मा 2। और इस तरह से ये जो प्लेन है इनके पैरेलल काटने वाली जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स लग रही है, ये शियर फोर्स, ऊपर से भी जो काटने वाली फोर्स है शियर फोर्स, आगे पीछे से भी काटने वाली फोर्स हमारी शियर फोर्स लग रही होगी। ये चीज क्लियर। तो शियर फोर्स कैसे लग रही है और नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे लग रही हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस जो इस तरह से, ये जो स्ट्रेसेस होंगे इनको नॉर्मल स्ट्रेसेस कहा जाता है, और टाउ से शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं लिखकर।
तो जो मैंने यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये दिखाई है, ये कौन सी है हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस ये हमारे एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही होंगी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरली जो स्ट्रेसेस लग रही हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। और जो टाउ से रिप्रेजेंट करी है हमने वो कौन सी है हमारी शीयर स्ट्रेस। ये क्या है, शीयर स्ट्रेस। तो आगे से याद रख लेना, टाउ से जो रिप्रेजेंट करी होगी वो शीयर स्ट्रेस होगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी। थोड़ा हमने यहाँ पे समझा कि स्ट्रेसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इनकी एनालिसिस करते हैं। जो हमने सैंड के लिए डिस्कशन शुरू करी थी कि सैंड की तो खैर अभी बाद में आएगी बात, आप पहले तो यही देखोगे कि फेलियर प्लेन कहाँ पे होगा, फेल कैसे करेगी, स्ट्रेसेस कैसे रिप्रेजेंट करी हैं वो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं शीयर की। शीयर की क्या बात करेंगे, देखो ये हमारा एलिमेंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम 2D में एनालिसिस कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो 2D में एनालिसिस कर रहे हैं तो चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी आपको कि किस तरह से काम कर रही थी। और इसके अंदर स्ट्रेसेस अब दिखा देते हैं। सिग्मा 2 हमने इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या है, सेम है, ठीक है। वो भी मैं अभी बताऊंगा कि क्या है ये सिग्मा 1, 2, 3 आपकी। और टाउ तो हमने देख लिया कि क्या है, शीयर स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं बट मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये सब क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती हैं, ये क्या होंगी, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर 2D के अंदर जब एनालिसिस करते हैं तो यहां पर हमारी सिग्मा 1 लग रही थी, ये हमारी सिग्मा 2 लग रही है, और इनके पैरेलली रिप्रेजेंट करने का तरीका शीयर को इसी तरह से हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको, क्लियर। तो ये हो गई हमारी, एक सेकेंड, सिग्मा 3, ये हो गई सिग्मा 1 और ये हो गई हमारी टाउ। तो चलिए ये रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब स्ट्रेसेस तो लग रही हैं इसके ऊपर, तो अब हमें एनालिसिस किसकी करनी थी, शीयर स्ट्रेंथ की, कि भाई हमारी मिट्टी के जो पार्टिकल की डिस्कशन कर रहे हैं हम, इसकी शीयर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि कटेगा कब ये, या कितनी स्ट्रेंथ मुझे लगानी, या इसकी पार्टिकल की कितनी स्ट्रेंथ है शीयर फेलियर होने से पहले, कितनी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ये चीजें हैं। अब यहां पे एक चीज देखो, अब सिग्मा 1 भी आ रहा है, सिग्मा 3 भी आ रहा है, टाउ भी आ रहा है, तो अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो कोई किसी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में काटने की कोशिश कर रहा है। तो सबका अलग अलग नेचर है। तो कोई एक रिजल्टेंट काम करेगा इनके ऊपर कि जिसका पूरा का पूरा नेचर इन सभी स्ट्रेसेस को मिला के बना होगा, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं हम कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये कौन सी स्ट्रेसेस हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपकी। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, या आप मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या सिग्मा 1, 2, 3 जो हमने यहाँ पे बात करी है, तो इन डायरेक्शंस में हमारी क्या काम करती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस काम करती हैं। बहुत सारी डायरेक्शंस में हमारी स्ट्रेसेस लग रही होंगी, मतलब कुछ इस एंगल पे लग रही होंगी, कुछ इधर लग रही होंगी, कुछ इधर लग रही होंगी, इनफाइनाइट हमारी स्ट्रेसेस जो है काम कर रही होंगी, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, हमें डिस्कशन कब करनी है, हमें तो डिस्कशन कहां करनी है, जो फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी स्ट्रेसेस। बहुत सारे, मतलब इसी एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्लेन्स बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लेन बनेंगे। अगर मैं इसको काटता चलूं तो बहुत सारी मतलब अगर मैं किसी एक बॉक्स को काटूं तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, पतला पतला, बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में काट सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पे काट सकता हूं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आ रही होंगी उसके ऊपर, हर प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस आ रही होगी, ठीक है। तो इतने प्लेन्स को डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या चीज डिस्कस करनी है, या तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही होगी या जो सबसे कम लग रही होगी, इन दोनों को लेकर ही सारी डिस्कशन कर दूंगा। तो बीच वाले जो है सारे स्ट्रेसेस इसी में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर लगती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में, उस सबसे बड़ी स्ट्रेस को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा 1 से। तो सिग्मा 1 क्या है हमारी? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 है हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखो प्रिंसिपल हमारा स्कूल के अंदर क्या होता है? हेड होता है सबसे बड़ा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारी वो स्ट्रेसेस होती हैं जो कि सबसे मेजर होती हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर। एन नंबर ऑफ प्लेन्स हमने देखे, उनके अंदर सबसे बड़ी जो स्ट्रेसेस होंगी हमारी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सबसे बड़ा स्कूल के अंदर हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। तो स्पेलिंग भी प्रिंसिपल की ही आएगी, PLE नहीं होगा इसमें, PAL ही होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस इसका वही है। तो सिग्मा 1 हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो सिग्मा 1 हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेस लग रही होगी, और सिग्मा 3 जो सबसे छोटी लग रही होगी, सबसे कम और सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे बड़ी वाली को सिग्मा 1 कह देंगे, सबसे छोटी वाली को सिग्मा 3 कह देंगे। तो सिग्मा 2 जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रेस होती है, वो इनके बीच की होती है जनरली, और जनरली सिग्मा 3 के बराबर ही होती है, ठीक है। इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को लेकर ही सारी डिस्कशन कर देंगे हम। तो ये चीज क्लियर हो गया कि सिग्मा 1 क्या है और सिग्मा 3 क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेस सिग्मा 1 और सबसे छोटी स्ट्रेस सिग्मा 3, और जिस प्लेन पर एक्ट कर रही होंगी ये, ठीक है, किसी भी एक प्लेन पे तो मुझे मिल रही होंगी ना ये, तो उस प्लेन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। ये कहां पे एक्ट करती हैं? प्रिंसिपल प्लेन पर। प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन होता है? जहां पे प्लेन एट विच मेजर प्लेन एट विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, ठीक है। वो प्लेन जिस पर हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही होंगी, उस प्लेन को कहा जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। तो ये तो सबका हेड हो गया भैया। अब इसको लेके डिस्कस कर दिया तो बाकी सबका निवारण हो जाएगा, किसी को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या थे वो हमने डिस्कस कर लिए यहां पे। चलिए अब बात करते हैं कि जब मैं फेलियर की बात करूंगा, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है तो फेलियर भी हमारे क्या हो सकते हैं? कहीं पर भी फेलियर हो सकता है। मुझे तो पता नहीं ना भी कौन सा प्लेन ये कहां से कटेगी, मतलब यहां से कट के फेल होगा, यहां से कट के फेल होगा, यहां से कट के फेल होगा, कैसे कटेगा ये, ठीक है। फेलियर जब होगा तो कहां से, मतलब इतना पोर्शन कट के फेल होगा, ये यहां से ये पूरा पोर्शन कटेगा, ये या फिर ये पूरा पोर्शन कटेगा, कहां से कटेगा ये? खुद से जब फेल होगा ये स्ट्रेसेस लगाने के बाद में कहां से कट के फेल होगा? कटने का मतलब क्या है? शीयर। कहां से शीयर ऑफ होगा ये? कहां से शीयर फेलियर होगा? तो वो भी नहीं पता मुझे। तो अभी मैं क्या करता हूं, किसी भी एक रैंडम प्लेन को लेके डिस्कस कर लेता हूं और फिर इसको जनरलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कोई भी एक प्लेन लेके डिस्कस कर लेता हूं और उस प्लेन के लिए फिर मैक्सिमम वैल्यूज जहां पे आएंगी, जो फेलियर प्लेन होगा उसकी कंडीशंस हम देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसी भी एक प्लेन की जहां पर फेलियर हो सकता है। मान लो ये मैंने कोई भी एक प्लेन ले लिया, कोई भी एक प्लेन है जहां पर कुछ भी स्ट्रेसेस लग रही होंगी, कुछ भी स्ट्रेसेस मतलब ये स्ट्रेसेस आ रही होंगी। अब इनके अंदर ये प्लेन जो मैंने लिया, ये एंगल ये थीटा पे मैंने लिया है। कितने पे लिया है? ये एंगल है हमारा, कोई भी थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है। कि इसके अंदर इतने एंगल पे अगर मैं देखूं कि भैया यहां पर क्या ये यहां से कट सकता है, तो उस प्लेन को मैंने यहां पर डिस्कस किया। अब डिस्कस कर रहा हूं तो इस प्लेन के ऊपर क्या होगा? कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही होंगी? एक तो शियर जो कि इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही होगी, और एक क्या लग रही होगी यहां पे? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल जो कि इसके परपेंडिकुलर लग रही होगी, इसलिए मैंने ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई है। ये क्या है हमारी? नॉर्मल स्ट्रेस। और ये क्या है हमारी? टाउ, शियर स्ट्रेस, इस सरफेस के पैरेलल लग रही होगी। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट नजर आएगा, इन दोनों के बराबर का, इनका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, सिग्मा आर। ये मैं आप लोगों को 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैंने जब ये काटा होगा तो ये स्ट्रेसेस कैसे लग रही होंगी। 3D में थोड़ा सा मैं इसीलिए विजुअलाइज करवा रहा हूं बार बार, जरूरत नहीं है यहां पर इसके रेफरेंस में, बट विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए जरूरत है, समझने के पर्पज से जरूरत है, यहां पे इन चीजों के एनालिसिस के लिए जरूरत नहीं है। तो 3D की अगर मैं बात करता हूं तो 3D में ये कैसे होगा प्रोसीजर, जो मैंने काटने का आप लोगों को दिखाया है यहां पे। देखो यहां पे ये हमारा एलिमेंट हो गया 3D का,
ठीक है, ये हमारा एलिमेंट था जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेसेस देख रहे हैं। अब इस एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो अब यही एलिमेंट हमने क्या किया, काटा है यहाँ पे। यही एलिमेंट था, मैंने क्या लिया था, अब कोई एक प्लेन लिया था यहाँ पे, कोई भी एक प्लेन लिया था हमने यहाँ पे, ये ऐसे इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो जब ये इस तरह से मैंने प्लेन दिखाया है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। चलो दूसरा ही बना लेते हैं, क्लियरिटी रहेगी बस, और कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये जब हम इस तरह से देखेंगे, ये प्लेन मैंने यहां से काट दिया। अब जब मैं यहां से काटूंगा तो काटने का मतलब क्या, यहां से ये शेयर फेलियर होगा इसका, तो ये ऊपर वाला इधर नीचे चला गया सपोज, तभी तो ये कटेगा ना, और ये एज इट इज पूरा इधर ये वाला एलिमेंट जो है ये एज इट इज पड़ा हुआ है। तो कटने के बाद कैसे नजर आएगा ये हमें, एकदम पूरा मस्त व्यू दिखाएंगे भाई यहाँ पे आप लोगों को, कोई भी ऐसे नहीं फील होगा बिल्कुल भी आपको कि ऐसे ही था ये। ठीक है, तो ये जब काटने के बाद आएगा नजर, आपको कैसे नजर आएगा, काटने के बाद आपको नजर ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इसकी थिकनेस थी, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा और थिकनेस दिखा देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। ये वाला थोड़ा सा नीचे से भी कर देते हैं आगे एक्सटेंड। तो ये आपका इस तरह से नजर आ रहा है, और इसके ऊपर वाला कैसे होगा, कटने के बाद इस ऐसा ही हिस्सा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। तो जब हम यहां पे देखेंगे इस प्लेन के अंदर स्ट्रेसेस की जब बात कर रहे हैं, तो यहां पे स्ट्रेसेस कौन सी काम कर रही होंगी, इस प्लेन के पैरेलल ये स्ट्रेस लग रही थी, कौन सी, जो हमने टाउ से रिप्रेजेंट करी, शियर प्लेन के पैरेलल लगेगी। इसके 90 डिग्री पे कौन सी स्ट्रेस लग रही होगी, 90 डिग्री पे कौन सी स्ट्रेस लग रही थी, 90 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जब मैंने आपको बताया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पे काम कर रहा होगा, रिजल्टेंट यहीं पे काम कर रहा होगा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा सिग्मा आर, वो यहां पे काम कर रहा होगा, वो इस पर्टिकुलर रिजल्टेंट के फाई, इसको बीटा एंगल बोलते हैं। खैर अभी अभी आपको फाई से नहीं बोलता, अभी बीटा से दिखाता हूं मैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा उसको बीटा कहा जाता है। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस मैंने यहां पे दिखाई है, ये नॉर्मल स्ट्रेस हमारी कौन सी होगी, रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ, ये भी किसका होगा, रिजल्टेंट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। तो जो वो स्ट्रेसेस काम कर रही थी उनके बराबर की आई एक आपकी नॉर्मल स्ट्रेस, वो यहां लग गई। शियर स्ट्रेस आपकी टाउ लग रही थी, अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे काम करेगा सिग्मा आर, ठीक है, जो कि शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों को मिला के आपका कोई एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और बताएगा कि इन दोनों के बराबर की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इतनी स्ट्रेस लग रही है। ये चीज क्लियर। तो ये रिजल्टेंट काम कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ लग रहा है तभी तो ये धकेल के नीचे की तरफ लेके गया ना, इसके ऊपर वाले हिस्से को काट के, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आपके इस डायरेक्शन में झुका हुआ था, इसलिए काटते हुए नीचे की तरफ ले गया हमारे स्ट्रेस एलिमेंट को, शियर फेलियर इसने करवा दिया। ये चीज क्लियर सब लोगों को, यहां पे ये चीज क्लियर है ना। ये देखो भाई, अब यहां पे देखने से ये बिल्कुल क्लियर होगी आपके दिमाग में कि हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट शियर कहां पे हो रहा था और जो हमने फेलियर देखा था वो कैसे होगा। क्लियर। तो ये जो प्लेन था, ये
यहां से इसके अंदर यहाँ पे शेयर फेलियर हो रहा होगा। तो ये जो प्लेन था ये शेयर फेलियर का प्लेन था। अब ये 2D में समझ लेते हैं, 3D में एनालाइज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज कर लिया, समझ आ गया कि हाँ ऐसे से काम चल रहा था। अब यहाँ पे इसको लेके समझ लेते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट था, इसके बीच का ये जो एंगल था, ये एंगल क्या था हमारा, बीटा एंगल। ये जो बीटा एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। क्या बोलते हैं बीटा को, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, इसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। ये चीज क्लियर। तो अब यहां से जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगी हमारी सिग्मा आर, यही हमारी शेयर फेलियर करवाएगी। क्या करवाएगी, शेयर फेलियर। तो यही क्या करवाएगी, रिस्पॉन्सिबल होगी कि कॉम्बिनेशन बनाएगी ये कि भैया आपकी नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ इन दोनों को मिला के एक ऐसी स्ट्रेस आ रही होगी जो कि इसको काट देगी। अगर शेयर स्ट्रेंथ से कम रहेगी तो तब तक तो नहीं काट पाएगी। इस प्लेन पे आने के बाद क्या हो गया, इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बैठ गया कि इनकी वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई और ये काट देगी इसको, वहीं से फेलियर हो जाएगा। तो ऐसा प्लेन जहां पर हमें शेयर स्ट्रेस का फेलियर नजर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्लेन। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्लेन। इसको क्या बोल देंगे, क्रिटिकल का मतलब इंग्लिश में होता है इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल प्लेन हो जाएगा हमारा। तो अगर ये क्रिटिकल प्लेन हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, कब होगा ये क्रिटिकल प्लेन, बेसिकली जब ये बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा मैक्स। मतलब सिग्मा आर का जो इंक्लिनेशन है ना, मतलब ये जो आपका यहां पे इधर टाउ लग रही थी, इधर आपका सिग्मा एन लग रहा है, इधर ये आपका रिजल्टेंट लग रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो टाउ थी, ठीक है, तो ये जो टाउ थी और सिग्मा एन है, ये जो सिग्मा आर लग रहा है, इसका इंक्लिनेशन जब यहां से, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब ये बीटा बीटा मैक्स हो जाएगा। तो तब ये क्या कर देगा, इसको नीचे की तरफ लेके चला जाएगा। ये तो रिजल्टेंट थी ना, तो ये क्या करेगा, इसको खिसका के नीचे की तरफ ले जाएगा। जितना ये रिजल्टेंट हमारा टाउ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, और काटने के लिए इसको, और काटने के लिए फोर्स जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, काटने वाली फोर्स क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है शेयर करने के लिए। ये ऊपर वाली तो क्या कर रही है, काटने के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये तो दबा रही थी इसको, काटने वाली तो यही थी ना। तो ये काटने के लिए, तो रिजल्टेंट जब हमारा, रिजल्टेंट इन दोनों का इसकी तरफ झुक जाएगा तो तब हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फेलियर करवाने के लिए ज्यादा अग्रसर रहेगी ये फोर्स, ज्यादा जल्दी शेयर फेलियर करवा देगी। और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा बीटा का एंगल हमारा, तब बीटा मैक्स हो जाएगा और उस टाइम पे हमें प्लेन कौन सा मिलेगा, शेयर प्लेन मिल जाएगा, या उसको हम क्रिटिकल प्लेन भी बोलते हैं। शेयर फेलियर करवा देगा ये, इसको यहां पे मैं बोल दूंगा। ठीक है, ये तो अभी यहां पर कोई भी क्रिटिकल लिख देते हैं, चलो इसको क्रिटिकल नहीं है, अभी हमने जो डिस्कस किया है ये कोई भी प्लेन लिया था हमने, ठीक है, एनी प्लेन लिया हुआ ये तो हमने, और ये प्लेन क्रिटिकल बोलने के लिए एनी प्लेन है ये, इसको क्रिटिकल बोलने के लिए, ठीक है, फॉर क्रिटिकल प्लेन, फॉर क्रिटिकल प्लेन बीटा क्या हो जाएगा हमारा, बीटा मैक्स हो जाएगा। और थीटा जो हमने दिखाया था वो थीटा सी बोल देंगे। ये जो थीटा यहां पे दिखाया था हमने, ये जो थीटा था, ये जो थीटा था यहां पर, ये थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने इंक्लिनेशन पे मिलेगा वो हमें थीटा बताएगा कि कितने एंगल पे हमें ये प्लेन मिल रहा है। ठीक है, बीटा तो हमारा रिजल्टेंट और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच का एंगल था। ये चीज क्लियर। अब इसी एंगल को अगर क्रिटिकल प्लेन की बात करते हैं तो इसी एंगल को क्या बोल दिया जाता है, फाई, जिसको हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये चीज क्लियर। तो ये क्रिटिकल प्लेन पर जो हमारा बीटा बीटा मैक्स के बराबर हो गया, ठीक है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चीज वही है, बस आपका मैक्सिमम वैल्यू जहां पर मिल गई वहां पे वो फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका एंगल होगा तो उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई हमने कई कुछ भी प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिया, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, मान लो आपका 35 डिग्री पर मैक्सिमम आपका एंगल जो है वो आता है इसका फेलियर होने से पहले, तो वो जो 35 डिग्री का एंगल होगा उसी को हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहेंगे। ये चीज क्लियर। तो उसको
फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बहुत नाम सुना होगा आपने एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का। और थीटा जो है ये हमारा थीटा सी हो जाएगा, सी का मतलब क्रिटिकल। ये हमारा एंगल है जिस एंगल पर मुझे ये प्लेन मिलेगा। तो क्रिटिकल के लिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी भाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो क्या करवा देगी, शेयर फेलियर करवा देगी। ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर है ना। और इसकी डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो जो रिजल्टेंट आएगा यहां पर हमें जो रिजल्टेंट स्ट्रेस मिलेगी वो कैसे मिलेगी, रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं यहां से, सिंपल हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और रिजल्टेंट निकाल लो, ये ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब ये ऐसे था हमारा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको तो ये वैल्यू क्या है हमारी, ये टाउ है, ये इतनी पैरेलल है ना उसके ये। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री पे था, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया हमारा बेस। क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे ये टेन बीटा जो है हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टाओ अपॉन सिग्मा एन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो टेन फाई जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, और टेन फाई लिख लेते हैं, और उससे पहले सिग्मा आर मैं कैसे निकाल लूंगा, पाइथागोरस से ही। हाइपोटेन्यूज कैसे हो जाएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ टाउ का स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर। ये तो हमारी रिजल्टेंट आ गई। और डायरेक्शन कैसे पता करूंगा, टेन फाई कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से, परपेंडिकुलर क्या थी, टाउ अपॉन सिग्मा एन, यही था ना। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे, ये देखो परपेंडिकुलर टाउ था, मतलब यही टाउ मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया, सेम है वो, ऐसे कर सकते हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाउ हो गया, और बेस क्या था हमारा, सिग्मा एन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारी जो टाउ आ गई वो क्या आ गई, सिग्मा एन टेन फाई। शेयर स्ट्रेस भी पता चल गई मेरे को, और रिजल्टेंट क्या काम कर रही होगी वो भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर। तो शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे वो भी हमें यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल गया, सिग्मा एन टेन फाई, ठीक है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया भी देने लगूंगा धीरे धीरे। ये तो अभी तक हमारा पूरा का पूरा जो है सोम का पार्ट चल रहा है, जो हम सोम में मोहर सर्कल और स्ट्रेस एनालिसिस वो करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सोयल का तो भी कुछ ज़्यादा खास अभी इसके अंदर रोल आया ही नहीं है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए पहले स्ट्रेस एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो है वैल्यू वो मिल जाएगी। ये चीज क्लियर भाई। अब एक चीज और थी यहाँ पर कि जब हमने बात करी थी सिग्मा वन और सिग्मा थ्री की, यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा थ्री ये सारी चीजें बात करी, तो ये सिग्मा एन जो है ये कैसे कैलकुलेट करूंगा यार मैं, ये भी तो मुझे पता करना पड़ेगा ना यार। सिग्मा एन जो रिजल्टेंट मैंने बताया था आप लोगों को कि ये उन्हीं का रिजल्टेंट है, तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट इसको। तो ये भी आपका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आप सिग्मा एन किस तरह से कैलकुलेट करते हो। एंड सिग्मा एन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री डिवाइड बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाय टू कॉस टू थीटा। ये आपकी सिग्मा एन नॉर्मल किसी भी प्लेन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ये पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम सोम करेंगे। अभी आप जस्ट ये समझ लो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, कैसे आया क्यों आया वो अभी आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। और शेयर स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे कैलकुलेट करता हूँ, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाय टू साइन टू थीटा, ये आपका शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है। दोनों स्ट्रेस कैसे, और ये याद रख लेना भाई, पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, कि नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन के ऊपर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके। और उसी प्लेन पर अगर शेयर स्ट्रेस कितनी काम कर रही है वो कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी के बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया है कि ये इतनी हवाओं में बात कर रहे हैं कि यार ये ऐसे होगा वैसे होगा, स्ट्रेस ऐसे काम कर रही होगी, शेयर स्ट्रेस ऐसे निकाल लूंगा, नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से निकाल लूंगा। थोड़ा हमने यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में भी बात किया, और थोड़ा सा यहाँ पे इनको विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा
3D में भी समझ के देख लिया था कि ये एंगल क्या कहलाएगा, स्ट्रेसेस कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या क्या काम कर रहा है आपका, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मोहर जी ने यहाँ पे एक और थ्योरी दी थी। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस अभी जो की हैं वो सबको क्लियर है, तो आई होप क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम मिट्टी के रेफरेंस में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं मोहर सर्कल, यही सारी चीजें जो हमने यहां पे डिस्कस करी हैं अभी मैथमेटिकली, यही ग्राफिकल फॉर्म में मोहर जी ने क्या किया, ये एक सर्कल के फॉर्म में बना के बता दिया कि भाई यही सारी चीजें आप स्ट्रेसेस की सर्कल के फॉर्म में बता सकते हो, मोहर सर्कल बनाकर। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका जो थीटा होता है ना, ये याद रख लेना बस, जो थीटा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, क्रिटिकल एंगल जो किसी भी प्लेन पे हमें मिल रहा था कि भाई इतने एंगल पे ये प्लेन इंक्लाइंड होगा तो मुझे थीटा मैक्सिमम जो प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा इतने एंगल पे मिलेगा। तो जब ग्राफिकल में यहाँ पे करते हैं तो थीटा सी को हम 2 टाइम्स थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल डबल हो जाता है। यहाँ पे कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर दी, एक एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भैया यहां पे आप एक सर्कल बना सकते हो इस तरह से। तो ये जो सर्कल बनाया है हमने, ये सर्कल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेस के एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जब मैं बात करूंगा तो इस एक्सिस पर हमने सिग्मा एन रिप्रेजेंट करी है नॉर्मल स्ट्रेस, और यहां पर हमने शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करी है। ये चीज क्लियर, एक्स एक्सिस पर हमारी जो है नॉर्मल स्ट्रेस है यहां पर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करी है। अब इसके अंदर बड़ी स्ट्रेस जो थी मैंने क्या बताया था, सिग्मा 1 थी। तो यहां पे जब बढ़ेंगे यहां से 0 वैल्यू से आगे की तरफ, तो यहां पे ज्यादा वैल्यू वाली कौन सी आएगी, सिग्मा 1। सिग्मा 1 वैल्यू हमारी इसके प्लेन पर नजर आएगी यहां पर सिग्मा 1, और यहां पे सिग्मा 3 नजर आएगी जो हम प्लॉट करेंगे उस टाइम पर। सिग्मा 1 आ गई, सिग्मा 3 आ गया। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए इन्होंने बोला कि एक बेसिकली मोहर्स फेलियर एनवलप इन्होंने दिया था। नया नया प्यार मोहब्बत में पड़े थे भाई हमारे मोहर जी, तो इन्होंने कहा कि भाई चलो थोड़ा यादगार बनाते हैं हमारी प्रेम कहानी भी, ठीक है, हमारी महिला मित्र भी खुश हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, जिस मतलब खत में ये प्यार की चिट्ठी जो है डाल के देते थे, इन्होंने सोचा चलो उस खत को ही क्या करें, थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा फैलाते हैं दुनिया में। तो उस खत को क्या बोलते हैं, जो लिफाफा जो होता है बेसिकली चिट्ठी जिसमें डालते हैं, लिफाफे को क्या बोलते हैं, एनवलप। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि एनवलप के नाम से मैं एक थ्योरी बना दूंगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एनवलप बना के देते हैं एक, जिसके हिसाब से मैं थ्योरी बनाऊंगा। एनवलप का मतलब क्या होगा कि मोहर्स फेलियर एनवलप इन्होंने बना के दिया, और बोला कि इस एनवलप के अंदर चिट्ठी अंदर रहेगी तो सही रहेगी, अगर ऊपर चली गई तो चिट्ठी गुम हो सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहां पे शियर स्ट्रेंथ के लिए क्या करो, एक एनवलप बना के देते हैं हम इस तरह का, इक्वेशन दूंगा मैं, ठीक है, और उसके हिसाब से एक एनवलप यहां पे, ये क्या है हमारा मोहर्स फेलियर एनवलप, मोहर्स फेलियर एनवलप। ठीक है, लिफाफा फेमस कर दिया इन्होंने एनवलप के नाम से। इसकी इन्होंने इक्वेशन बनाई, S इक्वल्स टू सिग्मा एन tan phi शियर स्ट्रेंथ। मैक्सिमम किसी भी मिट्टी की जो शियर स्ट्रेंथ है वो इससे नीचे ही रहेगी। अगर अगर इस लाइन को टच कर गई तो वो वहां पर जहां पर टच करेगी उससे ज्यादा शियर उसके अंदर नहीं आ सकती, वही उसकी शियर स्ट्रेंथ कहलाएगी। जैसे कि यहां पर जब मैं बात करता हूं सैंड की, ये मैंने किसका ड्रॉ किया हुआ है, ये सैंड के लिए ड्रॉ किया हुआ है। यहां पे टच कर गया ये इसको, अब यहां पे टच कर गया तो यही क्या हो जाएगी, इसकी शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी। यहीं पे इसकी ये क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेंथ कहलाएगी। यहां पर जो है ये इसकी एस से रिप्रेजेंट किया मैंने शियर स्ट्रेंथ को। तो यहां पे इसकी ये जो टाउ एफ एफ जो है, ठीक है, वो हम टाउ एफ एफ का मतलब क्या होता है, टाउ का मतलब तो शियर, और एफ का मतलब एट फेलियर, और एफ का मतलब दूसरे एफ का मतलब ऑन फेलियर प्लेन। ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूं साइड में, जो टाउ एफ एफ मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये तो हमें पहला एफ जो है ये बताता है हमें एट फेलियर,
फेलियर के समय पर जो शीयर स्ट्रेस होगी, और एफ दूसरा है ऑन फेलियर प्लेन, ऑन फेलियर प्लेन। तो शीयर स्ट्रेस एट फेलियर ऑन फेलियर प्लेन, ये इसका पूरा मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीयर स्ट्रेस एट फेलियर ऑन फेलियर प्लेन, ये हो गया। तो टाउ एफ एफ, अब यही क्या हो जाएगी यहाँ पे? इसकी शीयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये क्या होगी यहाँ पे? शीयर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर ये टच कर गया इसको। अब टच कर गया तो भैया यहाँ पर ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मोहर जी ने कहा अगर जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन से, इसके कर्व से अगर नीचे आपका सर्कल रहता है, मोहर सर्कल, तब आपकी मिट्टी जो है सेफ है। उस टाइम पे उसका शीयर फेलियर नहीं होगा। अगर ये इससे नीचे रहते, अगर टच नहीं करती, तो जहां पर टच कर जाएगी वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। अगर इससे ऊपर जाती है तो वो पहले ही फेल कर गई, ठीक है। और जहां पर ये टच कर जाएगी वही क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रेस तो इसके अंदर इतनी आ रही थी, ये तो क्या आ रही थी? जो आ रही थी स्ट्रेस, ठीक है, वो तो अभी इसके अंदर इतनी आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही क्या कर गई? मिट्टी फेल कर गई। ये क्या है? टाउ मैक्स। ये टाउ मैक्स क्या है? इतनी मैक्सिमम स्ट्रेस शीयर के अंदर इसके अंदर आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही हमारी मिट्टी फेल कर जाएगी। ये चीज क्लियर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एंगल की, तो ये जो मैं एंगल आप लोगों को बता रहा था कि जो थीटा जो हमने बताया था, जो थीटा एंगल बनाया था, वो थीटा एंगल यहाँ पे ये एंगल नजर आएगा। ये जो थीटा सी मैंने दिखाया था आप लोगों को यहाँ पर, ये चीज कि ग्राफ जब बनाएंगे तो वहां पर थीटा सी को 2 टाइम्स थीटा सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे थीटा सी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स थीटा सी, क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा इसके, और तब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 टाइम्स थीटा सी यहाँ के थीटा सी के बराबर होगा। ये चीज क्लियर सब लोगों को? तो मोहर जी ने क्या बताया था अपनी प्रेम कहानी को मशहूर करने के लिए कि भैया जिस लिफाफे में चिट्ठी डाल के देता हूँ उस लिफाफे को मतलब मशहूर कर देते हैं। तो मोहर्स फेलियर एनवेलप हुआ। फेलियर एनवेलप इसलिए क्योंकि इसकी वो मतलब जो प्यार कहानी थी, प्रेम कथा थी, वो सफल नहीं हो पाई, इसलिए इसको फेलियर एनवेलप बोल दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान करता है ऐसे काम, इट्स ओके। चलिए, तो मोहर्स फेलियर एनवेलप यहाँ पर क्या बताता है? हमें शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और सैंड के बारे में डिस्कस किया, तो इस तरह से मोहर्स सर्कल बनाएंगे, और मोहर सर्कल के ऊपर क्या होता है? हमारी स्ट्रेस एलिमेंट्स हम प्लॉट करते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यूज, ये क्या है हमारी? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये क्या थी हमारी? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बताओ मुझे यहां से देख के, यहां से लेके यहां तक, सॉरी, रेडियस जो होगा वो तो इसका क्या होगा? रेडियस की जब बात करेंगे तो रेडियस तो हमारा क्या होगा? ये आधा होगा सिर्फ, इतना। तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं इसको? पहले अगर मैं सिग्मा 1 देखूं तो यहां से लेके यहां तक सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो लिख देता हूं। रेडियस कैसे निकालूंगा मैं? सिग्मा 1, इसमें से अगर सिग्मा 3 की जो वैल्यू है ये माइनस कर दूं, मतलब इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, माइनस सिग्मा 3, मतलब अभी तक मैंने क्या किया है? यहां से लेके यहां तक ये सिग्मा 1 था, और यहां से लेके यहां तक सिग्मा 3 था। तो ये आ गया मेरे पास, इन दोनों को माइनस करने के बाद डायमीटर आ गया। अब इसको क्या कर दूं? हाफ कर दूं, रेडियस आ गया। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, रेडियस की भी आपसे पूछ लेता है कि मोहर्स सर्कल का रेडियस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो मोहर सर्कल सैंड के केस में हमने देखा। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो एंगल जो दिख रहा है ना, मैं ये एंगल क्या होगा? ये फाई हो जाएगा। ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये मुझे यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या अभी तक ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि हमने मोहर्स सर्कल के थ्रू भी इसके अंदर एलिमेंट को दिखाया, उसके अंदर जो जो स्ट्रेसेस आ रही थी वो दिखाई। स्ट्रेस के बाद हमने शेयर के अंदर देखा कि इसके अंदर शेयर स्ट्रेंथ कितनी आएगी, कैसे पता किया? जहां पर मोहर सर्कल को टच करेगा ये फेलियर एनवेलप जो होगा, वहीं पर हमारी इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। सैंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें अभी।
ठीक है। अब ये थीटा सी जो हमने यहाँ पे देखा था यार, अब मैंने आप लोगों को एक चीज तो बता दी थी कि भाई किसी एंगल पे मुझे क्रिटिकल प्लेन जो है वो मिल जाएगा, बट वो कितने एंगल पे मिलेगा वो नहीं बताया था अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। पता कैसे करूंगा कि भाई ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन है ना यार, कितने एंगल पे मुझे ये प्लेन मिलेगा जिसके ऊपर ये फेलियर होगा शेयर का, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां से आपको ट्रायंगल ज्योमेट्री से सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे खैर काफ़ी खिचड़ी पक्की है, दूसरे पे नया बना के देखते हैं, ठीक है, समझने के पर्पज से। अब थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोहर सर्कल हो गया, और इसके अंदर ये क्या हो गया हमारा, मोहर्स फेलियर एनवलप, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एन टेन फाइव। तो अब यहाँ पे टच कर रहा है ये इसका सेंटर था। यहाँ पे ये क्या है, टाउ, वो तो सेम रहेंगे आपकी। और इधर इस एक्सिस पे क्या है हमारी, नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये क्या है, सिग्मा वन, सिग्मा थ्री। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये एंगल कितना होगा इन दोनों का आपस में, 90 डिग्री। रेडियस ही तो होगा ना ये क्या है हमारा, 2 टाइम्स थीटा सी। और मान लो ये पॉइंट ओ हो गया, और एंगल कितना है यहाँ पे हमारा, फाइव, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तो एक पॉइंट हमें ये चीज़ मिल गया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लो, अब इनको नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये थीटा, थीटा सी कैलकुलेट करना है कि मेरे को कितने एंगल पे फेलियर जो है वो प्लेन मिलेगा, फेलियर प्लेन मुझे कितने एंगल पर मिलेगा। अब जब मैं बात करता हूं ट्रायंगल ओ ए और बी की, तो ट्रायंगल ओ ए बी में इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसके अंदर एंगल ओ क्या है, फाई, एंगल ओ क्या है हमारा यहाँ पे, फाई, प्लस एंगल ए क्या है, एंगल ए, ये देखो एंगल ए यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये टेंजेंट था आपका, और रेडियस के और टेंजेंट के बीच में क्या होता है एंगल, 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी, एंगल बी जो है हमारा, ये जो एंगल आएगा ये है क्या है हमारा, एंगल बी। अब एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर जो है इतना एंगल तो 2 टाइम्स थीटा सी है, और ये पूरा एंगल कितना होगा, जब हम बात करते हैं ये पूरे एंगल की, ये तो ये कितना एंगल है टोटल, 180 डिग्री। पूरा कितना है, 180। इधर वाला 2 टाइम्स थीटा सी है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 टाइम्स थीटा सी। चलिए, तो 180 माइनस 2 थीटा सी, ये हमारा एंगल बी हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री था हमारा पहले ही। तो थीटा सी मेरे को कैलकुलेट करना है 180 से, तो 180 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या, 5 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा सी, इसको इक्वल टू के उधर लेके चला गया, और थीटा सी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5/2 प्लस 45, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 5/2। तो थीटा सी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है हमारा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। फेलियर प्लेन हमारा कितने एंगल पर मिलता है वो हमें पूछा जाता है, तो 45 प्लस 5/2 इस एंगल पर मुझे फेलियर प्लेन मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। तो फेलियर प्लेन हमें कितने एंगल पे मिलेगा वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए भाई, यहाँ से हमने चेक किया है। ये चीज़ क्लियर, ये देखो फेलियर प्लेन का भी हमें पता चल गया यहाँ पे कि इतने एंगल पे मुझे फेलियर प्लेन जो है वो नज़र आएगा।
और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या थी वो भी हमने यहाँ पे देखी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अभी तक हमने। और मोहर्स फेलियर एनवेलप हमने यहाँ पे देखा था। अब सैंड के लिए डिस्कस किया था हमने सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब बेचारा अकेला पड़ गया था ये, मैंने बताया मोहर्स फेलियर एनवेलप है तो फेलियर है। ठीक है, इतना प्यार के चक्कर में मशहूर भी किया और लिफाफे को, एनवेलप को, और प्यार में सफल भी नहीं हो पाया, तो मायूस था बेचारा, इसलिए थोड़ा सा दूसरे का सहारा चाहता था। तो क्या हुआ, इन्होंने कूलम जी का सहारा लिया, नई थ्योरी ली यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा, अब चलो भैया अब अकेले नहीं करेंगे, अब मोहर्स कूलम थ्योरी बनाते हैं। मोहर्स कूलम्ब थ्योरी। तो इन्होंने कहा ऐसा है भाई, बंदी बंदी कुछ नहीं है, अपने यार दोस्ती काम आएंगे, तो इसलिए कूलम के पास चला गया ये। चल भाई आ, दोनों बैठ के काम करते हैं, चलो थ्योरी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी के अंदर, ठीक है, दे सेड दैट shear strength of a soil depends on, shear strength जो है मिट्टी की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, एक तो करेगी किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा करेगी किसके ऊपर, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ऑन दी सोयल, जिसको हम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बोली इसने कि भैया ऐसा है, कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी ये, मतलब जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजों का इसने कहा। कूलम कह रहा था भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, मान ही नहीं रहा था तू बात, सैंड के लिए अकेला लग गया निकलने। उसने कहा सैंड के लिए तो बता दिया भाई ऐसा है, तो क्ले भी तो है, क्ले के लिए कैसे बताएगा। तब ये समझा कि हाँ भैया ऐसा है, आओ बताते हैं, मिल बैठ के बातचीत करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो जो तू एनवेलप बता के आया है ना सबको गलत है, तो उसको हटा और नया लेके आया एनवेलप। इसलिए यहाँ पे इसने क्या कहा, शीयर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन होगी मोहर्स फेल्यूर एनवेलप की, क्या बन जाएगी, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। बोला अब ठीक है भाई, ठीक है, तो यार दोस्त हैं, काम तो आएंगे ही, कोई बात नहीं, धोखा वोखा खाने के बाद ही सही। तो यहां पर इसने बताया कि यार ऐसा है, शेयर स्ट्रेंथ जो होगी ना मिट्टी की, तो वो इन चीजों से मिला के और इस इक्वेशन से बनेगी। तो जो फेलियर एनवेलप का जो इक्वेशन बनाया ना गलत था तेरा, ये इक्वेशन बता अब सब लोगों को, ये इक्वेशन बनेगी। तो इसने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलिए अब यही इक्वेशन ड्रॉ करके क्या करते हैं, चलो सैंड के बारे में ड्रॉ करते हैं। सैंड के लिए अलग से ड्रॉ करेंगे। अब इसने क्या किया, यहाँ पे टाउ दिखा दिया और इधर दिखा दिया सिग्मा एन। अब बात करें अगर हम सैंड की, तो सैंड तो हमारी क्या थी, सैंड के अंदर तो कोहेजन होता ही नहीं है, तो उसके लिए तो बिल्कुल सेम ही रहा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके नीचे रहना चाहिए, नीचे रहेगा तो सेफ है, स्टेबल है, अगर नीचे नहीं रहा तो अनस्टेबल हो जाएगा। वो भी मैं कंडीशन आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, अनस्टेबल की और उनकी सेफ की। बट अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ का यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा S इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, यही होगा फॉर्मूला। तो लेकिन हमें पता है सैंड के लिए कोहेजन क्या होता है, C इक्वल्स टू 0 फॉर सैंड। कोहेजन तो होता ही नहीं आपस में, तो कोई अट्रैक्शन नहीं होती सैंड के पार्टिकल्स के अंदर। बालू रेत जो देखते हो नॉर्मली, रेत जो होता है, रेती, तो उसके अंदर क्या होता है, आपस में पार्टिकल तो क्या होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं बिल्कुल, कोई आपस में एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, तो कोहेजन नहीं होता, कोहेजन लेस होते हैं वो। तो ये इक्वेशन तो क्या बन गई, सिग्मा एन टेन फाई। तो इसने कहा चल ठीक है, सैंड के लिए तो जो तू बता रहा था ठीक ही था, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बट बेटा ऐसा है, फंसेगा तू क्ले में आके, ठीक है। तो
ये एंगल क्या था, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई रह गया। तो ये किसके लिए हमने बनाया यहाँ पे, सैंड के लिए। तो अब बात करा इसने किसके लिए, क्ले के लिए, ठीक है, क्ले के लिए और सिल्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सपोज क्ले की, ठीक है, तो इधर तो हमारा वही टाउ रहेगा, ये किसके लिए आ जाएगा अब, क्ले के लिए। और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस रहेगी हमारी इधर पूरी की पूरी। तो यहाँ पे क्ले के लिए जब हमने देखा तो मोहर सर्कल तो मैंने बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है, लेकिन मोहर्स फेलियर एनवेलप कैसे बनाऊं भाई। अब मोहर्स फेलियर एनवेलप बनाने के समय हमने देखा कि जो हमारी मिट्टी है क्ले, उसके अंदर इस तरह का हमारा फेलियर एनवेलप आएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, मोहर्स फेलियर एनवेलप, मोहर्स फेलियर एनवेलप। इक्वेशन क्या है इसकी, एस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। अब टेन फाइव जो अब इक्वेशन में, अब पहले तो आप लोगों ने देखे थे कि भैया ऐसे टेढ़े आ रहे थे, एंगल पे आ रहे थे हमारे ये मोहर फेलियर एनवेलप जी जो दे रहे थे एनवेलप वो। तो अब यहाँ पे ऐसा कैसे आ गया, सीधा कैसे आ गया, ये डाउट आएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्ले की, तो देखो क्ले की जब बात करते हैं तो क्ले के अंदर जो फाई होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वो कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब क्या है कि जो हम वहां पे स्ट्रेस एलिमेंट देख रहे थे, ये इस तरह से देख रहे थे कि ये हमारी यहाँ पे क्या थी, टाउ फोर्स थी, और इधर ये क्या थी हमारी, ये हमारी सिग्मा एन थी, और इनका रिजल्टेंट जब हमने देखा था, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो थी ये जो एंगल था बेसिकली, ये एंगल था हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो जब ये एंगल देखेंगे हम, तो ये एंगल हमारा क्ले के लिए जो है जीरो एंगल आएगा। मतलब यहां पर ही हमारी क्या हो जाएगी, यही किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे सिग्मा आर के, इसी के बराबर तो आ गई ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तो आपका कोई भी शेयर फोर्स दिख ही नहीं रहा, ठीक है। शेयर फोर्स कब दिखेगा हमें, जब हमारा, ऐसा क्यों होता है वो बता रहा हूं आपको कि ये इसके बराबर ही क्यों हो जाता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो क्यों हो जाता है क्ले के अंदर। तो क्ले के पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, हमें पता है क्या होता है, बहुत छोटा साइज होता है। और जब हम बात करते हैं शेयर की, तो मैंने बताया था कि काटने वाला फोर्स जो होगा, ठीक है, फ्रिक्शन जैसे हमें मिलता है, फ्रिक्शनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि कितना फ्रिक्शन है उसके अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें एंगल दिखेगा। अब फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फ्रिक्शन को देखने के लिए जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, उतनी ही ज्यादा ताकत से ये इसको काटने की कोशिश करेगा, शियर करने की कोशिश करेगा। अब एंगल ही आप यहां पर इनके दोनों के बीच में कांटेक्ट एरिया ही बिल्कुल ना के बराबर रख दो, बिल्कुल एकदम ऐसे बहुत नेग्लिजिबल, तो इनके बीच में लगने वाली जो शियर फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं। आप देखिए मेरा ये फेस है, ठीक है, अभी तक तो मेरा ही है खैर। अगर मैं अपने फेस के ऊपर इस हाथ से इसको ऊपर करने की ऐसे कोशिश करूं, तो ये देखो मेरा हाथ क्या कर रहा है, मेरे फेस को क्या कर रहा है, अपने साथ ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो ऊपर जा भी रहा है इसके साथ, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये। तो ये ऊपर जितनी तेजी से, जितना ज्यादा सरफेस एरिया लगाऊंगा, उतनी ताकत से मेरे फेस को क्या करेगा, ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा हाथ। इतना सरफेस एरिया लग रहा था, अब यही क्या करूं, अब मैं इतनी सी उंगली लेता हूं और ये इससे इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूं, जस्ट टच कर रहा हूं इसको, मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा। तो इतने, अब क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो क्या मेरे फेस को ही अपने साथ ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में, मेरे फेस के और मेरे हाथ के, इन दोनों के बीच में सरफेस जो है, कॉन्टैक्ट सरफेस, बिल्कुल ना के बराबर हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। ये चीज क्लियर। और कॉन्टैक्ट सरफेस जब बिल्कुल ना के बराबर हो गया, तो शियर फोर्स तो काम ही कॉन्टैक्ट एरिया पे करती है कि जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतनी ताकत से ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएगी, और जितना कम कॉन्टैक्ट होगा उतनी कम ताकत से लेके जाएगी। तो जब हम बात करते हैं क्ले की, फेस खराब हो गया, वैसे पहले भी ठीक ही था, चलिए। तो क्ले के पार्टिकल का साइज ही
पहले क्या होता है, बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का साइज अपने आप में ही क्या है, बहुत छोटा है। अब पार्टिकल का साइज ही छोटा था तो दो पार्टिकल के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये तो और भी छोटा होगा उससे भी, क्योंकि पूरे के पूरे तो आपस में नहीं टच में होंगे ये, तो ये बहुत ज्यादा कम होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट एरिया, नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट एरिया। अब कॉन्टैक्ट एरिया ही नेग्लिजिबल है तो शेयर क्या हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। अब ये इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा तो कितनी कोशिश कर पाएगा बेचारा, इसकी उंगली से पकड़ के खींच रहा है इसको, ये पूरा हाथ पकड़ के खींचे तो लेके भी जाए, तो उंगली से पकड़ के खींच रहा है तो कितनी ताकत लगा पाएगा, थोड़ी सी ही, नहीं लगा पाएगा, नहीं जाएगा, ये एज इट इज यहीं पे रुका रहेगा। नंबर 1 पार्टिकल जो था हमारा ये यहीं पे रुका रहेगा, नंबर 1, और नंबर 2 क्या हो जाएगा, बेचारा नीचे चले जाएगा, इसको बिना लिए, ताकत ही नहीं लगा पाया इसको खींचने की। अगर आप किसी इंसान को अगर उंगली से पकड़ के खींचो तो नहीं खींचेगा, ठीक है, और अगर पूरा हाथ पकड़ के खींचो तो खींच सकते हो, ताकत ज्यादा लगेगी। वही चीज यहाँ पर हो रही है, इतना सा कॉन्टैक्ट एरिया है तो ये इसको नीचे लेके जाने की कोशिश तो कर रहा है, जैसे मेरी फिंगर मेरे चीक को, मतलब मेरे जो फेस था उसको ऊपर लेके जाने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉन्टैक्ट एरिया ही बहुत कम था, तो क्या करेगी बेचारी, ताकत ही इतनी जगह से लगा पा रही है। अब इतनी जगह दूंगा इसको तो ताकत भी बहुत ज्यादा जगह से लगा पाएगी, तो उतनी ज्यादा ताकत से ऊपर लेके जा पाएगी। सेम तो क्ले के अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया पार्टिकल्स के बीच का बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए फ्रिक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन एंगल क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये शियर फोर्स जो होती है ना, ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी, और जो सारी की सारी जो फोर्स नजर आएगी हमारी यहाँ पे, वो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आ रही होगी, मतलब जो स्ट्रेस नजर आ रही होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमारा जीरो हो जाता है। और जब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, अब शेयर की स्ट्रेंथ, अब मिट्टी की तो स्ट्रेंथ है शेयर में, तो भैया ऐसे तो नहीं थी कि भाई उसके फ्रिक्शन की वजह से तो आ नहीं रही, तो किसकी वजह से आ रही है, कोहेजन की वजह से। क्यों, क्योंकि कोहेसिव सॉइल होती है हमारी क्ले, तो प्योर हमारा ये होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये क्या हो गया, जीरो, तो tan जीरो क्या होगा, जीरो, तो ये वाला पूरा पोर्शन ये तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी किसके बराबर आ जाएगी हमारी यहाँ पे, एस किसके बराबर हो जाएगा, कोहेजन के। तो शियर स्ट्रेंथ जो मिल रही है वो प्योरली कोहेजन की वजह से मिलती है क्ले को, आपस में पार्टिकल की बॉन्डिंग थी इसी वजह से रुके रहते हैं, बहुत ज्यादा होती है। और वो तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमें, ये वैल्यू मिलेगी कोहेजन की वजह से, तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये कोहेजन तक होगी, तो एस इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ जो है वो कोहेजन की वजह से मिल रही है, फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं काम कर रहा क्ले में, ये चीज क्लियर। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो वो जीरो हो गया, और वो क्यों जीरो हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया ही जीरो था। ठीक है, जीरो मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्ले के लिए जब हमने बात करी तो मोहर्स फेलियर एनवलप हमने इस तरह से बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी चीज है याद रखने की, पूछी जाती है बहुत बार, इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब इसके अंदर कोहेजन था सिर्फ, तो कोहेजन की वजह से हो गया। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, किसका, सिल्ट का। सिल्ट में तो क्या है, ये आपकी थोड़ी बहुत कोहेजन भी दे देती है और थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी दे देती है, तो इसमें दोनों चीजें हो जाएंगी, तो इसमें सारे केस डिस्कस हो जाएंगे भाई। इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन भी आ गया और कुछ कोहेजन भी आ गया, तो यहां से लेके ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वैल्यू बढ़ेगी ये तो बढ़ेगी कोहेजन की वजह से, और ऊपर हमें जो मिल गया यहाँ पे ये जो एंगल, ये है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब इसमें फ्रिक्शन भी मिलेगा और कोहेजन भी मिलेगा, क्योंकि सिल्ट के पार्टिकल का साइज क्या है, क्ले से बड़ा है और सैंड से छोटा है, तो फ्रिक्शन भी मिलेगा थोड़ा बहुत और कोहेजन भी होता है थोड़ा बहुत इसके अंदर, दोनों चीजें मिलेंगी इसके अंदर हमें। तो जब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, तो ये यहाँ कहीं आके मिल जाएगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है इसको, भाई ये अब सर्कल पूरा मान लेना है इसको। और अब भाई भाई ये सेंटर है, चलो दोबारा बना दूं क्या, चलो दोबारा ही बना देते हैं सर्कल को।
सर्कल क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो एनालाइज करने में दिक्कत हो सकती है। चलिए सर्कल जब बनाते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि सर्कल थोड़ा ऊपर ज़्यादा लग रहा था, आप लोगों को नीचे कम लग रहा था। अबे ड्राइंग तो यार ऐसी ही बनेगी। चलिए ये थोड़ा बहुत काम चला देगा हमारा। ये सेंटर हो गया, और टच कहाँ पे कर रहा है ये, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है ये। शेयर स्ट्रेंथ की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, मोहर्स फेलियर एनवेलप की, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, ये इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या है, मोहर्स फेलियर एनवेलप, मोहर्स फेलियर एनवेलप। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी इसकी। अब इसके अंदर अब एक चीज और हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखो डायग्राम तो हमारा ऐसा बन जाएगा, डायग्राम तो आप लोगों को पता है कि हाँ भाई कुछ इस तरह का बन जाएगा। और यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, ये क्या थी हमारी सिग्मा एन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और इधर इस एक्सिस पे हमारी टाउ शियर स्ट्रेस होती है। ठीक है, ये बन गया। अब जो इतनी देर से यार बात कर रहे हैं हम कि यार हमारी जो यहाँ पे सिग्मा वन जो स्ट्रेस आएगी और सिग्मा थ्री आएगी, तो यार सिग्मा वन कितनी पे फेल करेगी, हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी आएगी, वो भी तो मेरे को पता होना चाहिए ना। सिग्मा वन के बारे में भी पता होना चाहिए कि यार मैक्सिमम स्ट्रेस किसके लिए सेव करूं मैं मिट्टी को, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगी हमारी, मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी वैल्यू के लिए इसको सेव किया जाए, वो भी पता करना पड़ेगा। सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना यार अब डिस्कस। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम सिल्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोहेजन भी आ रहा है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, तो दोनों सब ये जनरल केस बन जाएगा हमारा। जिसमें कोहेजन होगा तो वहां पे कोहेजन आ जाएगा, जिसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होगा तो वहां पे फ्रिक्शन फाई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो जनरल कंडीशन जनरल केस के लिए हमें यहाँ पे सिल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये एंगल ये हमने एक्सटेंड किया था, तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं चलो ओ, और ये है हमारा पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या चीज होंगी यहाँ पे, यही होंगी। ठीक है, हाँ इतना ही होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं हम। हम्म, हाँ इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं यार चलो, ओ ए बी सी, और ये हो गया हमारा ये जो पॉइंट है डी, क्योंकि इसका भी यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हाँ चलिए सारे पॉइंट्स हमने नाम दे दिए, अब ज़्यादा किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो पड़ेगा तो बीच में देख लेंगे भाई। अब अगर ट्रायंगल मैं देखता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ओ ए बी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो मतलब ये ट्रायंगल यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है हमारे, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं क्या देखूं, साइन फाई, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री वाला है तो ये बेस हो गया, ये पूरा क्या है बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है अब, ओ बी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या थी, ए बी अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूज ओ बी, ये लिख सकता हूँ। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे, ये ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस था, ये क्या है रेडियस है इसका, क्या है रेडियस। तो रेडियस क्या था हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, मोहर सर्कल का रेडियस क्या निकाला था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाय टू, ये वैल्यू थी। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाय टू अपॉन ओ बी,
ओ बी। हाइपोटेन्यूज किस किस से मिलके बनी है? ओ डी प्लस डी बी, ये मिलके बनी है ना इससे, ओ डी प्लस डी बी, ओ डी प्लस डी बी। ओ से लेके डी यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके बी तक का डिस्टेंस, इससे मिलके बनी है। अब इसके अंदर जो डी से लेके बी तक का डिस्टेंस है ना, तो डी बी डिस्टेंस जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? डी बी डिस्टेंस जो होगा यहां पे आप लिख देना, वो निकालेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। तो जब हम ये करेंगे ना तो हमें यही डिस्टेंस मिलेगा, मतलब यहां से लेके डी से लेके पूरा सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 तक का डिस्टेंस प्लस सिग्मा 3 कर दिया, फिर इसको हाफ कर देंगे इसका पूरे का, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो हमें यहां पर यही डिस्टेंस मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये चीज क्लियर? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 जब करोगे तो यही आएगा, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस। क्लियर? चलिए अब यहां पे पुट करते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 अपॉन ओ डी, अभी हमें नहीं पता, प्लस ये कितना है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर? और ओ डी भी निकालते हैं, इससे पहले इधर वाला साइन फाई लिख देते हैं, ये हो गया साइन फाई। ओ डी क्या है हमारा यहाँ पे, देखो ओ से लेके डी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर ट्रायंगल ओ, इसको भी नाम देते हैं यार, चलो क्या नाम दे, मान लो ई पॉइंट है ये हमारा, ये क्या है, पॉइंट नंबर ई। तो अब ट्रायंगल ओ डी ई यहां पे लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ डी ई, ठीक है, ट्रायंगल ओ डी ई के अंदर क्या होगा, जो ओडी वैल्यू आएगी बेसिकली टेन थीटा क्या होगा, टेन फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी, बेस क्या है ओडी, तो सी अपॉन ओडी, तो ओडी क्या हो गया यहां से सी अपॉन टेन फाई। तो 1/10 क्या होता है, कोट, तो सी कोट लिख सकता हूं इसको मैं, ऐसे भी करना है तो ऐसे भी लेके चल सकते हो क्योंकि आगे कैंसिल ही होने वाला है ये। चलिए सी कोट फाई, ये हो गया हमारा, यहाँ पे इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 से अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू, तो कितना आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, ये तो ऊपर वाला चल रहा है, अपॉन प्योर मैथमेटिक्स चलेगा भाई, अब और कुछ नहीं है ज़्यादा, अपॉन ओडी क्या निकाला था हमने, सी कॉट फाई, सी कॉट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू किसके था, ये साइन फाई के, यही चल रहा था ना हमारा। और सिग्मा 1 मुझे कैलकुलेट करना है, तो इनको उधर ले जाओ पहले, इसको इधर लेके चले जाते हैं इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ। तो क्या हो गया, ये साइन फाई इंटू में सी कॉट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। तो अब जब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचेगा, सी इंटू साइन फाई इंटू कोट फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट क्या होता है, 1/10 होता है ना, तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो ये क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन, तो कोस थीटा मतलब कोस फाई अपॉन साइन फाई प्लस साइन फाई इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। इसके ब्रैकेट में रीजन भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि कोट फाई क्या होता है, कोस फाई अपॉन साइन फाई। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम साइन से साइन कैंसल, क्या बचा, सी कॉस फाई प्लस साइन फाई इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2
इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। सिग्मा 1 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। सिग्मा 1 बाय 2 इधर हो गया ये। मैं इधर लिख देता हूँ सिग्मा 1 अपॉन 2, और यहाँ से ये जो आएगा मल्टीप्लाई होके इतना माइनस सिग्मा 1 बाय 2 इंटू साइन फाई, ये हो गया। और इधर क्या क्या बचेगा, सिग्मा 3 वाली टर्म्स क्या क्या बचेंगी हमारी, सिग्मा 3 बाय 2, ये जो यहाँ से जो बेसिकली सिग्मा 3 बाय 2 से यहाँ से इधर जाएगी, क्या बचेगी, सिग्मा 3 बाय 2 प्लस साइन फाई प्लस सिग्मा 3 बाय 2 साइन फाई, ये होगी सिग्मा 3 वाली। और क्या था, प्लस सी इंटू कॉस फाई। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो क्योंकि मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा 1 बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन फाई। यहाँ पे सिग्मा 3 बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन फाई और प्लस सी कॉस फाई, ये बचा। कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना अभी तक, एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो फिर एक्सप्रेशन गड़बड़ा जाएगा। चलिए, नहीं है, अभी तक तो नहीं है। चलिए, यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो सिग्मा 1 बाय 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 बाय 2 इंटू 1 प्लस साइन फाई अपॉन, ये वाला मैं साइन फाई वाला जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, अपॉन 1 माइनस साइन फाई प्लस सी कॉस फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, ये आ गया यहाँ पे। और हमें पता है एक चीज का कि जो फॉर्मूला है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है, वो किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। और इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ पता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या होता है, 1। ठीक है, ये दो रिलेशन हमने यूज करे हैं। तो यहां से हमारा जो कोस स्क्वायर फाई होगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। और सिंपल कोस फाई अगर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस फाई अगर निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई, ये हो गया। तो ये दोनों रिलेशन, एक ये, दूसरा सपोज एक नंबर शायद हमने यूज कर लिया ऊपर, दूसरा और तीसरा, ये दोनों हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं। तो ये क्या बन गया, सिग्मा 1 बाय 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 बाय 2, अंदर ये क्या बचा, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस ये क्या बचा, c इंटू कोस फाइव में क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन फाइव इंटू में 1 माइनस साइन फाइव, ये आ गया अपॉन क्या था, 1 माइनस साइन फाइव। तो ये मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन फाइव से ये कट जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि अंडर रूट 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 होगा ना, 1 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 से इसे काट सकता हूँ मैं रूट 2 के ऊपर। तो इसी तरह से यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन फाइव को अपॉन 1 माइनस साइन फाइव से काट सकता हूँ। क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा, ये वैल्यू जो आएगी अंडर रूट में आएगी। तो सिग्मा 1 बाय 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 बाय 2, अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है, प्लस c अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। तो ये क्या था, tan स्क्वायर फाइव था, मतलब tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2,
अंडर रूट है तो tan 45 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ। क्या बन गई इक्वेशन हमारी, σ1/2 इक्वल्स टू σ3/2 इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस c इंटू tan 45 प्लस 5/2। ये बन गई। अब ये 2 को उधर ले जाओ तो σ1 क्या बन गया, σ3/2 इंटू 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये मैं इतने बेसिक स्टेप नहीं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बाद में समझ नहीं आता। तो जिसको अगर क्लियर हो रही हैं चीज़ें तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। चलिए, तो फाइनल रिलेशन हमारा क्या आ गया, σ1 इक्वल्स टू σ3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको आप लोग हर जगह जब देखोगे तो इसको 5 स्टार इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर 5 सितारे लगे होते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 स्टार इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसको भूलना नहीं है। तो ये हमारी रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करती है σ1 σ3 और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है और कोहेजन, इन सब के लिए कहीं पर भी आपको वैल्यू निकालनी होगी σ1 σ3 तो ये इक्वेशन यूज कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन ही खत्म। कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना यहाँ से करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन इसी वजह से की है, अदरवाइज कोई मतलब सिग्निफिकेंस था नहीं डेरिवेशन करने का। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो आप लोगों को याद रखनी है। जनरल केस हमने यहाँ पे देख लिया भाई सिल्ट के हिसाब से कि भैया इस तरह से इक्वेशन डेवलप हम करेंगे। क्या क्या यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसे कैसे डेवलप करी है वो हमने यहाँ पे देखी। जिसको नहीं समझ में आया वो रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लो इसको। ठीक है, और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि अनस्टेबल और स्टेबल की कंडीशन जो है मोहर सर्कल के अंदर कैसे आती हैं। बस ये है, अब तो खैर इतना तो डेवलप हो गया होगा आप लोगों का दिमाग कि अगर यहाँ पर आपका ये मोहर सर्कल है और मोहर सर्कल अगर आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी स्टेबल कंडीशन है। इसको टच भी हो जाता है तो तब भी आपकी क्या रहेगी, ये स्टेबल कंडीशन रहेगी। लेकिन अनस्टेबल कब हो जाएगी, जब ये इसके ऊपर चला जाएगा। यही मैं अगर क्या कर दूं, ये मोहर सर्कल अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं और जो फेलियर एनवलप है मेरा वो ये था, मोहर सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया वो चला गया इसके ऊपर, तो ये कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल। इसके अंदर हमारी मिट्टी जो है फेल कर जाएगी शेयर के अंदर, ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ से अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी और फेल हो जाएगा। तो आपसे कई बार एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्टेबल कंडीशन कौन सी है और अनस्टेबल कौन सी है, तो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बेसिकली याद क्या, पता होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है भाई, मोहर कूलम बेचारा मतलब दुख से उभरा था अभी अभी, तो उसने कूलम का सहारा लिया था कि यार कूलम ऐसा है, चल दोनों बैठ के थ्योरी बनाते हैं। तो उन्होंने बना दी मोहर कूलम थ्योरी। लेकिन अब गम के अंदर तो बेचारे वैसे डूबे हुए थे, तो दोनों के जो थ्योरी बनाई थी गलतियां हो गई उनसे। ठीक है, खुशी खुशी बनाते तो नहीं होती। टरजागी जी आए कि यार ऐसा है भाई बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है क्या। टरजागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो उन्होंने क्या कहा कि यार मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया, जो सिखाया है उसके हिसाब से करो। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी क्या क्या गलती कर दी हमने। तो टरजागी जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है थ्योरी के अंदर, अगर ये मैं मोहर कूलम थ्योरी लगाऊं तो मोहर कूलम थ्योरी is not valid when there is water table। ठीक है, वाटर टेबल अगर आ गई तो बेटा फिर क्या करोगे। सब तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, टोटल एंगल, टोटल सब कुछ, टोटल स्ट्रेस, सब कुछ सारी आपने टोटल वैल्यूज यूज करी थी। ठीक है, यहाँ पे जब हमने बात करी थी
मोहर फेलियर एनवलप की, तो इन्होंने जब यहाँ पे बात करी थी तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखे थे ये कौन कौन से थे? यहाँ पे सी जो है ये क्या है? टोटल कोहेजन, टोटल कोहेजन। और जो सिग्मा एन लिखी है ये क्या है? टोटल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस। और जो फाइव लिखा था ये क्या था? टोटल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये तो सारी टोटल हो गई, ठीक है, वैल्यूज। अब उसने कहा कि अब जब वाटर टेबल आ जाएगी तो वाटर टेबल में तो हम टोटल वैल्यूज यूज नहीं करते, तो क्या करते हैं? इफेक्टिव वैल्यूज करते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा है, सभी अगर वाटर टेबल आ जाती है तो आप क्या करोगे? सभी इफेक्टिव वैल्यूज यूज करोगे। तो इन्होंने कहा गुरुजी ऐसा है, आपके नाम तो बहुत सारी चीजें हैं, ये एक थ्योरी तो हमारे नाम रहने दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। टरजागी जी ने मतलब टरजागी करेक्टेड मोहर कूलम थ्योरी, ठीक है, मोहर कूलम्स थ्योरी। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, ऐसा है, अपना कोई चक्कर नहीं, सारी सोयल तो अपनी ही है, चलो ठीक है, नाम तुम अपना रखो बट चीज़ों को ठीक कर दो। तो इन्होंने क्या किया, इसी थ्योरी को क्या किया, यहाँ पे मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी के नाम से बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी बना दी, मोहर्स कूलम थ्योरी। इसके अंदर सब चीजें बिल्कुल सबकी सब चीजें क्या रही? सेम रही। बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या बताया? सी डैश प्लस सिग्मा एन था, यहाँ पे भी बार लगा दिया, और टेन फाई डैश। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं ना, ये सारे क्या है? इफेक्टिव है। मतलब जो सी यूज किया ये भी क्या है? इफेक्टिव कोहेजन, इफेक्टिव कोहेजन। सिग्मा एन बार है, ये भी क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। क्योंकि जब टेबल वाटर टेबल आ जाएगी तो क्या आएंगी? सारी इफेक्टिव वैल्यूज यूज करेंगे ना। स्ट्रेस भी हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस ये होगी, और फाई डैश भी हमारा क्या है? इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो जो नया डायग्राम बनेगा सेम रहेगा, बस वैल्यूज हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा देंगे। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पे वैल्यूज बताई, तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर बताई गई थी ये थी हमारी यहाँ पे सिग्मा एन बार, ठीक है, और यहाँ पे टाउ, और यहाँ पे जो फेलियर एनवलप जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, और इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? सी डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई डैश, शेयर स्ट्रेंथ हमारी ये कहलाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो कोहेजन आ जाएगा ये क्या होगा? इफेक्टिव कोहेजन सी डैश, और जो यहाँ पे एंगल होगा ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा? फाई डैश, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे मतलब इतनी जो होती है ना हमारी, बेसिकली ये क्या होती है? सिग्मा एन बार टेन फाई डैश दूसरों में भी, और ये क्या है? सी। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी इन दोनों को मिला के ही बनती है, सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें थ्योरी जो है नई मिल गई, मॉडिफाइड मोहर कूलम्स थ्योरी। इन्होंने कहा कि चलो बेटा ऐसा है, एक दो गलतियां और करी थी आप लोगों ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बता दो वो भी क्या गलतियां करी थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, आपकी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ मोहर कूलम थ्योरी, मोहर्स कूलम थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इन्होंने कहा था कि ऐसा है, जब हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करेंगे ना, तो आपने तो वो क्या माना है यहाँ पे? बिल्कुल प्लेन मान लिया इसका। मोहर कूलम थ्योरी जब आपने दी है तो फेलियर एनवलप जो आपने माना है वो तो आपने कैसे मान लिया? ये इस तरह से मान लिया, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ये क्या मान लिया आपने, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इधर आपकी वही है सिग्मा और यहाँ पे टाउ। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन एक्चुअल फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल it is not a straight line। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती जब हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करते हैं। तो कैसा आता है रियल में, जो हम देखेंगे, रियल के अंदर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकली फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। यहां पे हम सिग्मा एन रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे टाउ रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ जो हमारा मिलेगा हमें वो रियल में कुछ ऐसा मिलता है। ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। तो इसके अलावा आपकी कुछ और भी इसने मिस्टेक्स जो बताई थी, वो क्या बताई थी इनकी, दूसरी मिस्टेक इसकी, एक्चुअली दूसरी मिस्टेक क्या बताई थी लिमिटेशन के रूप में जो बताई थी, हाँ दूसरी मिस्टेक जो आई थी आपकी, वो दूसरी मिस्टेक थी, ये तो हो गई एक पहली मिस्टेक कि भाई नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये वैल्यू नहीं होती। दूसरी मिस्टेक जो बताई थी यहाँ पर, वो ये कहा था, वो तो खैर इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, वो ये था कि एनालिसिस इज डन फॉर 2D, एनालिसिस इज डन फॉर 2 डायमेंशनल, 2D में करी गई है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, बाय कंसीडरिंग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, इन दोनों को लेके, बट इन 3D सिग्मा 2 इज ऑल्सो देयर, sigma 2 is also acting, which is generally sigma 2 equals to sigma 3, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कि भाई आपने दो डायमेंशनल में डिस्कस किया, सिग्मा 2 को तो लिया ही नहीं, ये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट लिमिटेशन है कि भाई चलो कोई नहीं, कमियां बता देते हैं तेरे को, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ के बारे में जो हमने पता होनी चाहिए, बहुत सारी थी। मोहर थ्योरी क्या थी, मोहर कूलम थ्योरी क्या थी, मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी क्या थी, क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रेस एलिमेंट्स को कैसे डिस्कस करते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, क्ले के लिए, सिल्ट के लिए, सभी के लिए क्या क्या होगा, सब चीज़ें यार बहुत अच्छे से कोशिश करी है मैंने डिस्कस करने की। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से डिस्कस की है और आप लोगों के समझ में आई होंगी। तो इसके बाद जो होगा अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।